नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे एनटीपीसी में टीसीएस द्वारा अब तक पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों को हम लोग शिफ्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पीटी और मेंस सभी में मिलाकर 183 शिफ्ट में अभी तक एग्जाम हुआ है। ठीक, तो सभी शिफ्ट का हम लोग साइंस का सभी शिफ्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर आपका है 13 है ना। इससे पहले 12 क्लास हो चुकी है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इसमें देखेंगे सेट नंबर 17 का, जो कि 3 अप्रैल 2016 को एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से बृहस्पति यानी कि जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है। बृहस्पति का चंद्रमा यानी कि बृहस्पति का उपग्रह कौन सा नहीं है। तो इसमें से बृहस्पति का कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टाइटन, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है। बाकी आईओ और यूरोप और गैनीमेड ये बृहस्पति का उपग्रह है। यानी टाइटन किसका है? ये आपका है शनि का, है ना। शनि का उपग्रह है चंद्रमा। शनि का चंद्रमा बोलिए या तो उपग्रह बोलिए, क्या है? ये टाइटन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर और भी पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछें तो है ये गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये गैनीमेड। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, तो ये याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि फोबोस और डेमोस, फोबोस या तो डीमोस, ये किसका उपग्रह है। तो फोबोस और डीमोस है ना, ये किसका उपग्रह है? फोबोस और डेमोस ये मंगल का उपग्रह है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा करेंट अफेयर में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। वो कितना है? 146 है। और उसके बाद बृहस्पति के पास है टोटल कितना उपग्रह है? तो 95 उपग्रह है बृहस्पति के पास। ठीक, तो ये सभी याद रखना है आपको। बात करते हैं क्या, देखिए सौरमंडल, ये है सौरमंडल आपका। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य के, ये सूर्य है बीच में होता है, सूर्य है ना, केंद्र में सूर्य होता है। सौरमंडल के केंद्र में सूर्य होता है और सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह जो है ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ ये 8 ग्रह है जो कि चक्कर लगाते हैं, ये घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो ये सौरमंडल है और बीच में सूर्य होता है। एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये कोपरनिकस ने कहा था। ठीक है, और कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया था। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो निकोलस कोपरनिकस ने ही किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ ग्रह से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि ये सूर्य हो गया। ठीक है, अब सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रह का पूछेगा आपसे कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो सबसे नज़दीक का बुध ग्रह है। ठीक है, और सबसे छोटा भी ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, अब क्रम से आपको बताते हैं कि सूर्य से नज़दीक के क्रम में कौन कौन सा ग्रह है। ठीक, अब ये सौरमंडल हो गया। अब यहाँ पर आपको बताते हैं, जैसे कि ये सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। ठीक है, बुध, उसके बाद कौन सा है? शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो ये 8 ग्रह है, ये आपको याद रखना है। सबसे यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक, और सबसे दूर का ग्रह पूछेगा तो ये कौन सा है? वरुण है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह हो गया वरुण हो गया। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है, तो देखिए पृथ्वी कहाँ है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है, जैसे ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इसके बीच होता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच
क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक है। और ये क्षुद्र ग्रह से लेफ्ट साइड जो होता है ये आंतरिक ग्रह कहलाता है, और क्षुद्र ग्रह से राइट साइड में जो होता है वो बाह्य ग्रह कहलाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, अब उसमें शनि डाल देगा, ठीक है। तो ये शनि क्या है, आंतरिक ग्रह नहीं है, ये बाह्य ग्रह है, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आंतरिक ग्रह है, ये लेफ्ट साइड वाला बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब बाह्य ग्रह में आ गया बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो ये पूरा जो बढ़ते क्रम में है इसको याद कर रख लेना आपको, ऐसे याद करना, 4 करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक। तो ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। तो मानव शरीर में इसमें जैसे कि हाइड्रोजन ये है ना, हाइड्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में कार्बन पाया जाता है, ये लेड नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये मानव शरीर संरचना का हिस्सा नहीं है, लेड यानी कि सीसा, क्योंकि सीसा जो है मानव शरीर के लिए विषाक्तता होती है, मतलब जहर के समान होता है, ठीक है। तो ये सीसा शरीर में नहीं होता है, ठीक। तो मानव शरीर में जो तत्व है, कौन कौन सा तत्व है, किससे मिलकर बना है, तो ये यहाँ पर सभी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मानव शरीर निम्न तत्वों से बने होते हैं। कौन कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, है ना। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पूछा जाए कौन सी तत्व होता है, तो ऑक्सीजन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन आता है पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मानव शरीर में कौन कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन हो गया 65% है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% है, उसके बाद नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम है, फास्फोरस है 1% और पोटेशियम है, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ठीक है। ये सभी तत्व है। और इसमें मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में धातु तत्व पूछे तो वो कौन सा है, कैल्शियम पाया जाता है ना। सबसे ज़्यादा धातु तत्व कैल्शियम पाया जाता है। यह मानव शरीर के हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है ना। कैल्शियम सबसे ज़्यादा, धातु तत्व में कैल्शियम है सबसे ज़्यादा। जैसे कि ये ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया, ये ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन अधातु हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया। तो धातु में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है 1.4%, है ना। धातु तत्व सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों के निर्माण में ये आवश्यक है। और रही बात सीसा की, तो जो लेड है ये मानव शरीर के लिए विषाक्तता का कारण है, ठीक है। मानव शरीर का के लिए क्या, विषाक्तता का कारण है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटू है ना। कंप्यूटर के लिए बिट पोर्टमेंटू क्या है, तो यानी कि इसका बीट के बारे में पूछ रहा है, ये क्या है। तो बीट जो है ना ये है बाइनरी डिजिट। ये क्या है, बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब बाइनरी डिजिट तो हो गया बीट। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए एक बिट 0 और 1 होता है। क्या होता है, 0 और 1 होता है, ये बाइनरी डिजिट है, ठीक है। एक बिट यानी बाइनरी डिजिट में क्या होता है, 0 और 1 होता है। 0 का अर्थ होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन, ठीक है। अब कंप्यूटर की क्षमता मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कंप्यूटर क्षमता मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बीट होता है, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी प्रश्न लिखाएंगे सभी अति महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बीट हो गया सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन आता है कि 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है, तो 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है, ठीक है। ये लिखिएगा। और पूछा जाए आपसे अगर कि 1 निब्बल बराबर कितना होता है, 1 निब्बल बराबर होता है 4 बीट। कितना होता है, 4 बीट होता है। 1 निब्बल बराबर 4 बीट होता है। अब एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, आपको दे देगा KB, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, KB, MB और GB
टीबी। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा मान इसमें कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो जिसमें सबसे बड़ा कौन है होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टेराबाइट है ना, टीबी। ठीक है, सबसे छोटा में जैसे केबी आता है ना, जैसे कि मोबाइल में हम लोग डाटा जो चलाते हैं तो बोलते हैं कि 500 MB बचा हुआ है ना, 500 MB बचा हुआ, 600 MB बचा हुआ है, तो 1 GB डाटा आती है। तो देखिए ये किलो बाइट है ना, केबी जो है सबसे छोटा हो जाता है यहाँ पर इसमें से किलो बाइट, और 1024 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट होता है, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है, और 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है ना, 1 GB में कितना मिलता है, 1024 MB मिलता है। ठीक है, तो वही 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है, 1 TB। ठीक है, तो इस तरह से सबसे छोटा यहाँ पर केबी हो गया, केबी से बड़ा होता है MB, MB से बड़ा हो गया GB, GB से बड़ा हो गया TB यानी टेराबाइट। ठीक है, ये फिर इससे बड़ा हो जाता है पेटाबाइट। तो इस तरह से अगर पेटाबाइट ऑप्शन दे दे तो इसमें से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, पेटाबाइट। तो इस तरह से आपको याद रखना है कितना मालूम, ये 5 हो गया, पहले इसको याद रखना है, 5 हो गया, और 3 और बताएंगे। तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए एक किलो बाइट है यानी को, ठीक है, किलो बाइट, MB है तो मो है ना MB, और गीगाबाइट है तो गो हो गया। ठीक है, और ये गो हो गया, और टेराबाइट है यानी कि टो हो गया। ठीक है, इसको याद रखना है, ऐसे एक लाइन लिख लीजिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। कम गिट्टी, इसको लिखना है कम गिट्टी। ठीक है, कम गिट्टी से क्या हो जाएगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, गिट्टी, गिट्टी से हो जाएगा गीगाबाइट, और टी से हो जाएगा टेराबाइट, कम गिट्टी पेटाबाइट। ठीक है, ये लाइन लिखिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। कम गिट्टी पेटाबाइट, ठीक है, कम गिट्टी पेटाबाइट, और इससे बड़ा फिर होता है एक्साबाइट है ना, एक्साबाइट, इससे बड़ा होता है जोटाबाइट, और सबसे बड़ा होता है योटाबाइट। ठीक है, तो कम गिट्टी पेटाबाइट, फिर इसको बोलना है एक्स, देखिए अंग्रेजी वर्ण वाला में लास्ट में क्या होता है XYZ, लेकिन यहाँ पर क्या बोलना है XZY, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट है ना, थोड़ा सा उल्टा बोलना है, XZY होता है वहाँ, लेकिन यहाँ बोलना है XZY। ठीक है, XZY, वाई लास्ट में कर देना है, जेड को पहले ले आना है, XZY। तो यह आपको लाइन पूरा क्या लिखना है, कम गिट्टी पेटाबाइट XZY, यानी किलोबाइट, मेगाबाइट, गिट्टी से हो गया गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये 5 याद होगा। फिर XZY यानी एक्साबाइट, जोटाबाइट, और सबसे बड़ा होता है योटाबाइट। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन के अनुसार आप बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, आपके क्रम से भी पूछ लिया जाता है, इसमें से सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे क्रम आप सही से बता दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनें, यानी इसमें से अलग कौन सा है। जैसे यहाँ पर है सेब, आम, लिली, स्ट्रॉबेरी। तो देखिए सेब, आम और स्ट्रॉबेरी ये फल है, और लिली क्या है, फूल है, फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C हो गया। ठीक है, ये अलग है, ये फूल है, बाकी सभी फल है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि कभी क्वेश्चन दे देगा आपको कि इनमें सत्य फल कौन सा है, पूछ देगा इसमें असत्य फल कौन सा है। ठीक है, तो सत्य फल किसे बोलते हैं मालूम, सत्य फल जो निषेचन के बाद सीधे अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट कहा जाता है। जैसे ट्रू फ्रूट में आ गया, सत्य फल में कौन कौन सा है, आम, कीवी, प्लम, नारियल, तरबूज, संतरा, अंगूर, ये सब सत्य फल है। सत्य फल कौन कौन सा है, एक बार फिर समझिए। देखिए जो फल निषेचन के बाद सीधे अंडाशय से विकसित होते हैं उन्हें ट्रू फ्रूट्स यानी सत्य फल कहा जाता है। जैसे आम, कीवी, प्लम, नारियल, तरबूज, संतरा, अंगूर। असत्य फल किसे कहेंगे, जो फल अंडाशय के अलावा, देखिए अंडाशय से जो विकसित होता है वो सत्य फल हो गया, और अंडाशय के अलावा किसी और पुष्पीय भाग से विकसित होते हैं उन्हें असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब, मलबरी, स्ट्रॉबेरी, लौकी, ककड़ी, काजू, कटहल, नाशपाती, ये सब असत्य फल है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको नोट करके रखना है, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था,
अल्फ्रेड नोबेल ने किया था 1867 में। ठीक है, बात करते हैं नोबेल पुरस्कार, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से करंट अफेयर या तो स्टैटिक जीके भी के रूप में भी यहाँ से पूछा जाता है। जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुआ था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद चिकित्सा, मेडिसिन हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, 4 को तो ये समझिए सब्जेक्ट से हो गया ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा ले लीजिए, चिकित्सा और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र हो गया। ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद शांति और साहित्य। ठीक है, ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, इकोनॉमिक्स और साहित्य, ये 5 क्षेत्र का जो है नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ठीक, तो शांति का नोबेल पुरस्कार पूछेगा कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अब करंट अफेयर में याद रखना है आपको कि 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है, तो देखिए फिजिक्स में 2 लोगों को मिला है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। ठीक, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को, हॉपफील्ड और हिंटन को मिला है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकर, हसाबिस और जम्पर। ठीक है, याद रखना है, डेविड बेकर, हसाबिस और जॉन जम्पर। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे, तो यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है 2024 का, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन, है ना, यानी कि एम्ब्रोस और रूबकुन को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। और अर्थशास्त्र का 2024 में 3 लोगों को मिला है, एस्मोग्लू जॉनसन रोबिन्सन, एस्मोग्लू जॉनसन रोबिन्सन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, निहोन हिंडाक्यो जो कि जापानी संगठन है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला है, जो कि दक्षिण कोरिया का एक व्यक्ति का नाम है, हांगकांग। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया के हांगकांग को मिला है। ठीक, तो ये सभी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है क्या, वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेव क्या है, WWW है ना, वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह एक क्वेश्चन और आएगा, HTTP का आविष्कार किसने किया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आविष्कार भी टिम बर्नर्स-ली ने ही किया था। यानी टिम बर्नर्स-ली से 2 क्वेश्चन याद रखना है, WWW का आविष्कार और HTTP का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर आता है आपसे, पूछा जाता है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन है। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था, तो वो कौन सा था, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था लूनार रोवर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, लूनार रोवर। ठीक है, अच्छा, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, तो वो था अपोलो 11, जो कि 20 जुलाई है ना, 20 जुलाई 1969 को गया था। और कौन गया था इसे, तो जो कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और कॉनरॉड, ये गया था अपोलो 11 से 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ए से याद रखना है आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा पूछा जाता है तो बज एल्ड्रिन है ना, तो बी से याद रखना है बज एल्ड्रिन। और तीसरा था कॉनरॉड, यानी कि सी से याद रखना है कॉनरॉड। ठीक है, कॉनरॉड, तो तीनों व्यक्ति लगातार याद रखना है आपको, है ना। तो आपसे पूछा जाता है, अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है रेलवे टेक्नीशियन का और SSC GD का एग्ज़ाम 2025 में हुआ है। यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन कि दूसरा व्यक्ति कौन था चंद्रमा पर जाने वाला, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो बज एल्ड्रिन था। ठीक है, पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो तीनों याद रखना है ABC से। ठीक है, तीनों लगातार क्रम से भी याद रहेगा। पहला कौन है, ए, दूसरा है एस हो गया आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा है बी यानी कि बज एल्ड्रिन और तीसरा है सी यानी कि कॉनरॉड। ठीक है, तो ये याद रखना है।
चंद्रमा की बात करें तो चंद्रयान अभी तक कितना लॉन्च हो चुका है, 3 चंद्रयान लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ था, 2008 में। चंद्रयान 2 2019 में। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, 2023 में। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। और चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग भी कर गया था 2023 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और तीनों चंद्रयान जो है ना और मंगलयान, ये सभी कहाँ से लॉन्च किया गया था मालूम, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा कि अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो फोकस पर रखा जाएगा, है ना। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अच्छा, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस किसे कहा जाता है मालूम, उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। जबकि दर्पण में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस को यहाँ पर अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अपसारी दर्पण हो जाएगा वो। ठीक, उल्टा हो जाता है। तो यानी एक याद रखना है आपको, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहता है। दर्पण में ठीक इसका उल्टा कर देना है। नेक्स्ट है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी। तो हनिंग ब्रॉन्ड द्वारा इसमें से किसका खोज किया गया था, तो फास्फोरस की खोज किया था हनिंग ब्रॉन्ड, है ना। फास्फोरस की खोज किसने किया था, हनिंग ब्रॉन्ड ने किया था। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है, पी होता है। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, 15 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है फास्फोरस का, 31 होता है। फास्फोरस से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो पानी में रखा जाता है। और सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एक क्वेश्चन फास्फोरस ये आएगा कि माचिस की तीली पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रही बात कोबाल्ट की खोज किसने किया था, तो जॉर्ज ब्रेडट ने किया था। जॉर्ज ब्रेंडट ने किया था कोबाल्ट की खोज। ब्रेंडट यानी कि ये वाला ब्रेंडट, जॉर्ज ब्रेंडट ने कोबाल्ट की खोज किया था। निकेल की खोज किसने किया था, तो क्रोनस्टेड। निकेल की खोज की बात करें तो निकेल की खोज किया था क्रोनस्टेड। ठीक है, निकेल की खोज किया था। और हाइड्रोजन की खोज आपको मालूम है किसने, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो किस टीके की खोज के लिए 1901 में दिया गया था पहला नोबेल पुरस्कार, तो ये डिप्थीरिया की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, डिप्थीरिया जीवाणु के कारण होने वाला रोग है और डिप्थीरिया रोग के लिए सामान्यतः डीपीटी के टीके का उपयोग किया जाता है। किसका, डीपीटी के टीके का उपयोग किया जाता है। और पूछा जाएगा आपसे कि डिप्थीरिया से शरीर का किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और देखिए 1901 में डिप्थीरिया की खोज के लिए जर्मन वैज्ञानिक एमिल वॉन बेहरिंग, किसको, तो एमिल वॉन बेहरिंग को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे पहले टीका की खोज किसने किया था मालूम, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीकाकरण का जनक कौन था, या तो सबसे पहले टीके की आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। और किस टीके की खोज किया था, तो चेचक के टीके की खोज किया था। ठीक, यानी कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए डैश के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुदूर संवेदन के लिए। उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण सुदूर यानी रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था। ठीक है, अब सुदूर संवेदन से 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है, तो वो है उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक, देखिए कन्फ्यूजन है इसलिए ध्यान रखना है। एक तो हो गया क्या, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये है देहरादून में। और एक आएगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ है, तो वो है हैदराबाद में। ठीक है, तो राष्ट्रीय लगेगा,
सुदूर संवेदन केंद्र तो हैदराबाद है ना, राष्ट्रीय हैदराबाद में, राष्ट्रीय हैदराबाद में। अब भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ है, तो वो है देहरादून में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसमें सबसे कम किसका होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, किसका होता है, तो गामा किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, अब यहाँ से किसी टाइप का क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आपको आसानी से बनेगा। कैसे, तो ये तरंगदैर्घ्य का ये पूरा क्रम याद रखना है आपको। क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगदैर्घ्य की घटते क्रम में इस प्रकार है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा अगर पूछे, तो रेडियो तरंग का होगा, उसके बाद माइक्रोवेव का, फिर अवरक्त किरण का, फिर दृश्य प्रकाश का, फिर पराबैंगनी, फिर एक्स किरण और सबसे कम गामा किरण का होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक किसका होता है, रेडियो तरंग का होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, गामा किरण का होता है। ठीक है, अब इसी में आपको 4 ऑप्शन मान के चलिए, ये दे दिया, ये दे दिया और ये। ठीक है, तो अब इसमें पूछेगा इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य प्रकाश का हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक है हालांकि यहाँ का रेडियो तरंग का, लेकिन ये रेडियो तरंग ऑप्शन में रहे नहीं, ये 4 ऑप्शन में दे, तो आंसर क्या होगा, दृश्य प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको 1 2 3 4, ठीक है, अब ये चारों दे दे, आप पूछे सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य प्रकाश ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार से आंसर बदलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्रम आपको याद रखना है, बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक, सबसे अधिक है रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश। ठीक, और 4 हो गया, और 3 याद रखना पराबैंगनी, एक्स किरण और गामा किरण। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना आपको तरंगदैर्घ्य का घटते क्रम में। अब देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा यहाँ पर गामा किरण का, लेकिन सबसे अधिक भेदन क्षमता पूछे तो गामा किरण का होगा। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का है, तो उसके बाद है बीटा, उसके बाद है अल्फ़ा, सबसे कम अल्फ़ा का है। ठीक है, अल्फ़ा किरण का यहाँ पर भेदन क्षमता सबसे कम है, उसके बाद सबसे अधिक है गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सभी प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व अल्फ़ा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता है। ठीक है, सभी रेडियो एक्टिव जो तत्व है वो अल्फ़ा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता है। अच्छा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था 1896 में। ठीक है, और रेडियो सक्रियता की माप किससे किया जाता है, तो गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है, यानी कि GM काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगा ना, तो उसका समस्थानिक बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समस्थानिक किसे कहा जाता है, तो जिसका परमाणुओं की संख्या समान है। जैसे कोई भी 2 तत्व लीजिए, ठीक है, उसका परमाणु संख्या अगर समान है तो उसे समस्थानिक कहेंगे। और सम न्यूट्रॉनिक किसे कहेंगे, जिसका न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। और समभारिक किसे कहेंगे, जिसका परमाणु द्रव्यमान समान है और परमाणु संख्या उसका अलग अलग है, तो वो क्या हो जाता है, समभारिक होता है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण नहीं है। तो ट्रांसजेनिक फसल का उदाहरण इसमें पालक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ट्रांसजेनिक फसल में बैगन, टमाटर, मक्का आता है। ट्रांसजेनिक फसल का अर्थ क्या होता है, तो ट्रांसजेनिक फसल का मतलब होता है कि विभिन्न प्रजाति के अच्छे गुण लेकर रोगाणुमुक्त, अधिक उपज एवं पौष्टिक देने वाला फसल का जीनी तकनीकों का निर्माण करना, ये ट्रांसजेनिक फसल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पालक जो है ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट नंबर 18 आ गया है और ये 4 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न क्या है, तो कथन और कारण से दिया हुआ है कि पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये सही है ना, पत्तियों का हरा रंग जो है ये क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही होता है। क्लोरोफिल में
क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है तत्व, ठीक है। तो कथन इसका सही है। और दूसरा क्या बोला कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। और है ना, ए और दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता, वो अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन सा है। तो एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एमिनो एसिड की बात करें अगर डिटेल में, तो देखिए एमिनो अम्ल में 4 प्रमुख महत्व तत्व है, वो कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड है। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन के निर्माण खंड है ना। एक क्वेश्चन आता है ना कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बना होता है, तो 20 अमीनो अम्ल से बना होता है, ठीक। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखना है। तो बात करते हैं 20 एमिनो एसिड मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है, जिसमें से 9 अनिवार्य अमीनो अम्ल जो है ये है, 9 जो अनिवार्य रूप से है, हर हाल में होना ही होना चाहिए। कौन सा वो, तो हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन, लाइसिन और मेथियोनिन, फेनिल एलनिन और श्रेयोनिन, टेट्राओनिन और ट्रिप्टोफैन एवं वेलिन। ये 9 अनिवार्य अमीनो एसिड है। और अनिवार्य अमीनो एसिड शरीर के बाहर से ग्रहण किया जाता है, ठीक है। अनिवार्य एमिनो एसिड जो है ये शरीर के बाहर से ग्रहण किया जाता है। और 11 एमिनो एसिड जो है ये शरीर के द्वारा निर्मित होते हैं, जिसे गैर जरूरी अमीनो एसिड कहा जाता है। ये अमीनो एसिड कौन कौन सा है, तो जैसे एलानिन, आर्जिनिन, एस्परेगिन और एस्पार्टिक एसिडा, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सेरिन और टायरोसिन, ये सभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन 22 तारीख वाला आए तो 22 का आंकड़ा से 4 प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना। कौन कौन सा, तो स्टार्ट करना आपको मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई। तो 22 मार्च को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये तीनों लगातार रहेगा, ठीक है। और 22 मई, 22 मई, ठीक है। तो देखिए 22 मार्च को याद रखना क्या, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर अप्रैल में बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस, तो पहले जल हो गया उसके बाद पृथ्वी, है ना, विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई को है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक। तो ये सभी चारों आपको याद रखना है। 22 मार्च को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक। ये जो 7 अप्रैल है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही हुआ था, ठीक है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। तो मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण ये किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर किया गया था, है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से एक प्रश्न और आता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का संस्थापक कौन था, तो यही थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था, है ना, ये परमाणु ऊर्जा विभाग का संस्थापक था। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पूछे तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन निश्चित रूप से एक आएगा। ठीक है, कंप्यूटर से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। रैम का फुल फॉर्म पूछा है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर पूछेगा आपसे रोम का फुल फॉर्म, तो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, लेन का फुल फॉर्म पूछेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क। वेन का पूछेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क, वेन का है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। और एक आएगा मेन का, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म पूछे तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और यूआरएल का पूछेगा तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी जो था वो अल्फ़ाबेट इंक इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी है ना, अल्फ़ाबेट इंक इसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? कॉमिक स्ट्रिप जो है केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? तो ये बनाया था विधेयक वाटरसन ने। किसने बनाया था? विधेयक वाटरसन ने किया था। ठीक है, विधेयक वाटरसन। ठीक है, अच्छा बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था मालूम? वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र जो है बैरोमीटर, उसका आविष्कार टोरिसेली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट को लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है ना, वर्गीज कुरियन या तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। इसी टाइप का 3 प्रश्न हमेशा आपको रिवीजन करना है जब भी क्रांति का जनक में आए। कौन सा? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है ना, नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है, जिसे 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। इसे ही ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन ये क्या है? तो एक नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है? नकारात्मक है, यहीं से आंसर पकड़ लेना। ठीक है, जैसे सकारात्मक में कौन सा होता है? प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है जैसे नकारात्मक, ये आंसर नहीं होगा। उदासीन ये नहीं होगा। ठीक है, नकारात्मक वाला हो जाएगा। ठीक, उदासीन कौन सा होगा? न्यूट्रॉन वाला होगा। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन सकारात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नकारात्मक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले जाए कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है माइनस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यही प्रोटॉन बराबर पूछे तो यही प्लस में हो जाएगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज पूछे तो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ आपसे पूछा है सीएनजी का फुल फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या बताना है? लिक्विफाइड है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और आज का क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताना है कि कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है सीपीयू का फुल फॉर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।